मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। गत वर्ष हमने गर्मी की भयंकर पीड़ा, पानी का अभाव, सूखे की स्थिति, न जाने कितनी कितनी कसौटियों से गुजरना पड़ा। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से अलगअलग स्थानों से बारिश की खबरें आ रही हैं। बारिश की खबरों के साथ-साथ एक ताजगी का एहसास भी हो रहा है। आप भी अनुभव करते होंगे। और जैसे वैज्ञानिक बता रहे हैं, इस बार वर्षा अच्छी होगी, सर्वदूर होगी और वर्षा ऋतु के पूरे कालखंड दरमियान होगी। ये अपने आप में एक नया उत्साह भरने वाली खबरें हैं। मैं सभी किसान भाइयों को भी अच्छी वर्षा ऋतु की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश में जैसे किसान मेहनत करता है, हमारे वैज्ञानिक भी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। और मेरा तो पहले से मत रहा है कि हमारी नई पीढ़ी वैज्ञानिक बनने के सपने देखे, विज्ञान में रुचि ले, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा के साथ हमारी युवा पीढ़ी आगे आए। मैं आज और भी एक खुशी की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं पुणे गया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वहाँ कार्यक्रम था। और वहाँ मैंने पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जिन विद्यार्थियों ने स्वयं की मेहनत से स्वयं उपग्रह बनाया और जिसे 22 जून को प्रक्षेपित किया गया, उनको मिलने के लिए बुलाया था। क्योंकि मेरा मन करता था कि मैं इन मेरे युवा साथियों को देखूं तो सही, उनको मिलूं तो सही, उनके भीतर जो ऊर्जा है, उत्साह है, उसका मैं भी तो अनुभव करूं। पिछले कई वर्षों से अनेक विद्यार्थियों ने इस काम में अपना योगदान दिया। ये एकेडमिक सैटेलाइट एक प्रकार से युवा भारत के हौसले की उड़ान का जीता जागता नमूना है। और ये हमारे छात्रों ने बनाया। इन छोटे से सैटेलाइट के पीछे जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं। उसकी जो उड़ान है बहुत ऊंची है और उसकी जो मेहनत है वो बहुत गहरी है। जैसे पुणे के छात्रों ने किया, वैसे ही तमिलनाडु चेन्नई की सत्यभामा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा भी एक सैटेलाइट बनाया गया और वो सत्यभामा सैट को भी प्रक्षेपित किया गया। हम तो बचपन से ये बातें सुनते आए हैं और हर बालक के मन में आसमान को छूने और कुछ तारों को मुट्ठी में कैद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती है। और इस लिहाज से इसरो द्वारा भेजे गए, छात्रों के द्वारा बनाए हुए दोनों सैटेलाइट मेरी दृष्टि से बहुत अहम है, बेहद खास है। ये सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। मैं देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि 22 जून को इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर अपने ही पुराने रिकॉर्डों को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और ये भी खुशी की बात है कि भारत में ये जो 20 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, उसमें से 17 सैटेलाइट अन्य देशों के हैं। अमेरिका सहित कई देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने का काम भारत की धरती से भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ। और इनके साथ वही 2 सैटेलाइट जो हमारे छात्रों ने बनाए थे, वे भी अंतरिक्ष में पहुंचे। और ये भी विशेषता है कि इसरो ने कम लागत और सफलता की गारंटी के चलते दुनिया में एक खास जगह बना ली है। और इसके कारण विश्व के कई देश लॉन्चिंग के लिए आज भारत की तरफ नजर कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात अब भारत में जन जन के मन की बात बन गई है। लेकिन कुछ घटनाएं उसमें एक नई जिंदगी ले आती हैं, नए प्राण भर देती हैं। इस बार 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के जो नतीजे आए, हमारी बेटियां मैदान मार रही हैं और गर्व होता है। और मेरे देशवासियों, हम सब गर्व करें ऐसी एक और महत्वपूर्ण बात। 18 जून को भारतीय वायुसेना में पहली बार फर्स्ट बैच ऑफ विमेन फाइटर पायलट्स इन द इंडियन एयर फोर्स
भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलट की पहली बैच, ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। कितना गर्व होता है कि हमारी 3 फ्लाइंग ऑफिसर बेटियां अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना, जिन्होंने हमें गौरव दिलाया है। इन 3 बेटियों की खास बात है। फ्लाइंग ऑफिसर अवनी मध्य प्रदेश के रीवा से हैं, फ्लाइंग ऑफिसर भावना बिहार में बेगूसराय से हैं और फ्लाइंग ऑफिसर मोहना गुजरात के बड़ोदरा से हैं। आपने देखा होगा कि तीनों बेटियां हिंदुस्तान के मेट्रो शहर से नहीं हैं, वे अपने-अपने राज्यों की राजधानी से भी नहीं हैं। ये छोटे शहरों से होने के बावजूद भी इन्होंने आसमान जैसे ऊंचे सपने देखे और उसे पूरा करके दिखाया। मैं अवनी, मोहना, भावना, इन तीनों बेटियों को और उनके माँ-बाप को भी हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पूर्व पूरे विश्व ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम किए। एक भारतीय के नाते पूरा विश्व जब योगा से जुड़ता है तब हम एहसास करते हैं जैसे दुनिया हमारे कल, आज और कल से जुड़ रही है। विश्व के साथ हमारा एक अनोखा नाता बन रहा है। भारत में भी 1 लाख से अधिक स्थानों पर बहुत उमंग और उत्साह के साथ, भांति-भांति के रंग रूप के साथ, रंगारंग माहौल में अंतर्राष्ट्रीय योग पर्व मनाया गया। मुझे भी चंडीगढ़ में हजारों योग प्रेमियों के साथ उनके बीच योग करने का अवसर मिला। आबाल-वृद्ध सबका उत्साह देखने लायक था। आपने देखा होगा पिछले सप्ताह भारत सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय योगा पर्व के निमित्त ही सूर्य नमस्कार की डाक टिकट भी जारी की है। इस बार विश्व में योगा डे के साथ-साथ 2 चीजों पर लोगों का विशेष ध्यान गया। एक तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जहां संयुक्त राष्ट्र संघ का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर योगासन की भिन्न-भिन्न कृतियों का विशेष प्रोजेक्शन किया गया और वहां आते-जाते लोग उसकी फोटो लेते रहते थे और दुनिया भर में वो फोटो प्रचलित हो गई। ये बातें किस भारतीय को गौरव नहीं दिलाएगी, बताइए ना। और भी एक बात हुई, टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है, सोशल मीडिया की अपनी एक पहचान बन गई है और इस बार योगा में ट्विटर ने योगा इमोजी के साथ सेलिब्रेशन का एक हल्का-फुल्का प्रयोग भी किया। हैशटैग योगा डे टाइप करते ही योगा वाले इमोजी का चित्र हमारे मोबाइल फोन पर आ जाता था और दुनिया भर में वो प्रचलित हो गया। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। योग में पूरे जगत को जोड़ने की ताकत है। बस जरूरत है हम योग से जुड़ जाएं। मध्य प्रदेश के सतना से स्वाति श्रीवास्तव ने इस योगा दिवस के बाद मुझे एक टेलीफोन किया और उसने मुझे एक मैसेज दिया है आप सबके लिए, लेकिन लगता है शायद वो ज्यादा मेरे लिए है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा देश स्वस्थ रहे, एक भी गरीब व्यक्ति निरोग रहे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि दूरदर्शन में हर एक सीरियल के इतने सारे ऐड आते हैं, उसमें से किसी एक ऐड में वो योग के बारे में बताएं, उससे कैसे करते हैं, उसके क्या लाभ होते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा पूरा भारत देश निरोग रहे। स्वाति जी, आपका सुझाव तो अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगी तो आपके ध्यान में आएगा न सिर्फ दूरदर्शन इन दिनों भारत और भारत बाहर टीवी मीडिया के जगत में प्रतिदिन योगा के प्रचार में भारत की और दुनिया की सभी टीवी चैनल कोई न कोई अपना योगदान दे रही है। हर एक के अलग-अलग समय है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगी तो योगा के विषय में जानकारी पाने के लिए ये सब हो ही रहा है। और मैंने तो देखा है दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं कि जहां 24 घंटे योगा को समर्पित चैनल भी चलती है। और आपको पता होगा कि मैंने जून महीने में ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस निमित्त प्रतिदिन ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से
हर दिन एक नए आसन का वीडियो शेयर करता था। अगर आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये 40-45 मिनट का एक के बाद एक शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों के लिए किस प्रकार के योग कर सकते हैं, हर आयु के लोग कर सकते हैं, ऐसे सरल योगा का एक अच्छा वीडियो वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं आपको भी और आपके माध्यम से सभी योग के जिज्ञासुओं को कहूँगा कि वे जरूर इसके साथ जुड़ें। मैंने इस बार एक आह्वान किया है कि जब हम कहते हैं कि योग ये रोग मुक्ति का माध्यम है, तो क्यों न हम सब मिल करके जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स है योगा के संबंध में, हर एक के अपने अपने तरीके हैं, हर एक के अपने अपनी प्रायोरिटीज हैं, हर एक के अपने अलग अलग अनुभव हैं, लेकिन सबका अंतिम लक्ष्य एक है। मैं जितने प्रकार की योग की विधाएं चल रही हैं, जितने प्रकार की योग की इंस्टीट्यूशन चल रही है, जितने प्रकार के योग गुरु हैं, सबसे मैंने आग्रह किया है कि क्या हम पूरा ये वर्ष मधुमेह के खिलाफ, डायबिटीज के खिलाफ योग के द्वारा एक सफल अभियान चला सकते हैं क्या योग से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है? कुछ लोगों को उसमें सफलता मिली है। हर एक ने अपने अपने तरीके से रास्ते खोजे हैं और हम जानते हैं कि डायबिटीज का वैसे कोई उपचार नहीं बताता है, दवाइयां लेकर के गुजारा करना पड़ता है। और डायबिटीज ऐसा राज रोग है कि जो बाकी सब रोगों का यजमान बन जाता है, भांति भांति बीमारियों का वो एंट्रेंस बन जाता है, और इसलिए हर कोई डायबिटीज से बचना चाहता है। बहुत लोगों ने इस दिशा में काम भी किया है। कुछ डायबिटिक पेशेंट ने भी अपनी योगिक प्रैक्टिस के द्वारा उसको नियंत्रित किया गया है। क्यों न हम अपने अनुभवों को लोगों के बीच शेयर करें, इसको एक मोमेंटम दें, साल भर एक माहौल बनाएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि #योगा फाइट्स डायबिटीज, मैं फिर से कह रहा हूं, #योगा फाइट्स डायबिटीज को यूज कर अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करें या मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर भेजें। देखें तो सही किसके क्या अनुभव है, प्रयास तो करें। मैं आपको निमंत्रित करता हूं #योगा फाइट्स डायबिटीज पर अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी मेरे मन की बात की बड़ी मजाक भी उड़ाई जाती है, बहुत आलोचना भी की जाती है, लेकिन ये इसलिए संभव है क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन आज जब 26 जून मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब खास करके नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि जिस लोकतंत्र का हम गर्व करते हैं, जिस लोकतंत्र ने हमें एक बहुत बड़ी ताकत दी है, हर नागरिक को बड़ी ताकत दी है, लेकिन 26 जून 1975 वो भी एक दिन था। 25 जून की रात और 26 जून की सुबह हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक ऐसी काली रात थी कि भारत में आपातकाल लागू किया गया, नागरिकों के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया। जयप्रकाश नारायण समेत देश के लाखों लोगों को, हजारों नेताओं को, अनेक संगठनों को जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। उस भयंकर काली घटना पर अनेक किताबें लिखी गई हैं, अनेक चर्चाएं भी हुई हैं। लेकिन आज जब मैं 26 जून को आपसे बात कर रहा हूं, तब इस बात को हम न भूलें कि हमारी ताकत लोकतंत्र है, हमारी ताकत लोक शक्ति है, हमारी ताकत एक एक नागरिक है। इस प्रतिबद्धता को हमें आगे बढ़ाना है और ताकतवर बनाना है। और भारत के लोगों की ये ताकत है कि उन्होंने लोकतंत्र को जी के दिखाया है। अखबारों पर ताले लगे हो, रेडियो एक ही भाषा बोलता हो, लेकिन दूसरी तरफ देश की जनता मौका पड़ते ही लोकतांत्रिक शक्तियों का परिचय करवा दे, ये बातें किसी देश के लिए बहुत बड़ी शक्ति का रूप है। भारत के सामान्य मानवी की लोकतांत्रिक शक्ति का उत्तम उदाहरण आपातकाल में प्रस्तुत हुआ है। और लोकतांत्रिक शक्ति का वो परिचय बार बार देश को याद कराते रहना चाहिए, लोगों की शक्ति का एहसास करते रहना चाहिए, और लोगों की शक्ति को बल मिले, इस प्रकार की हमारी हर
प्रकार से प्रवृत्ति रहनी चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि लोग वोट करें और 5 साल के लिए आपको देश चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दे। जी नहीं, वोट करना तो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी बहुत सारे पहलू हैं और सबसे बड़ा पहलू है जन भागीदारी, जनता का मिजाज, जनता की सोच। और सरकारें जितनी जनता से ज्यादा जुड़ती हैं उतनी देश की ताकत ज्यादा बढ़ती है। जनता और सरकारों के बीच की खाई ने ही हमारी बर्बादी को बल दिया है। मेरी हमेशा कोशिश है कि जन भागीदारी से ही देश आगे बढ़ना चाहिए। अभी जब मेरी सरकार के 2 साल पूरे हुए तो कुछ आधुनिक विचार वाले नौजवानों ने मुझे सुझाव दिया कि आप इतनी बड़ी लोकतंत्र की बातें करते हैं तो क्यों ना आप अपनी सरकार का मूल्यांकन लोगों से करवाएं। वैसे एक प्रकार से उनका चुनौती का ही स्वर था, सुझाव का भी स्वर था, लेकिन उन्होंने मेरे मन को झकझोर दिया। मैंने कुछ अपने वरिष्ठ साथियों के बीच में ये विषय रखा तो प्रथम प्रतिक्रिया तो रिएक्शन ऐसा ही था कि नहीं जी साहब, ये आप क्या करने जा रहे हो। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि अगर कोई इकट्ठे हो जाए, कोई गुट बन जाए और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करे तो पता नहीं सर्वे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। उन्होंने चिंता जाहिर की, लेकिन मुझे लगा नहीं, रिस्क लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, देखे क्या होता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, खुशी की बात है कि जब मैंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हुए जनता को मेरी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए आह्वान किया। चुनाव के बाद भी तो बहुत सर्वे होते हैं, चुनाव के दरमियान भी सर्वे होते हैं, कभी कभी बीच में कुछ इश्यूज पर भी सर्वे होते हैं, लोकप्रियता पर सर्वे होते हैं, लेकिन उसकी सैंपल साइज ज्यादा नहीं होती है। आप में से बहुत लोगों ने रेट माई गवर्नमेंट mygov.in पर अपना ओपिनियन दिया है। वैसे तो लाखों लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, लेकिन 3 लाख लोगों ने एक एक सवाल का जवाब देने के लिए मेहनत की है, काफी समय निकाला है। मैं उन 3 लाख लोगों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने स्वयं सक्रियता दिखाई, सरकार का मूल्यांकन किया। मैं नतीजों की चर्चा नहीं करता हूं, वो हमारे मीडिया के लोग जरूर करेंगे, लेकिन एक अच्छा प्रयोग था इतना तो मैं जरूर कहूंगा। और मेरे लिए भी खुशी की बात थी कि हिंदुस्तान की सभी भाषाएं बोलने वाले, हर कोने में रहने वाले, हर प्रकार का बैकग्राउंड वाले लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी मेरे लिए अचरज तो है ही है कि भारत सरकार की जो ग्रामीण रोजगार की योजना चलती है, उस योजना की जो वेबसाइट है, उस पोर्टल पर सबसे ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। इसका मतलब कि ग्रामीण जीवन से जुड़े, गरीबी से जुड़े हुए लोगों का इसमें बहुत बड़ा सक्रिय योगदान था, ऐसा मैं प्राथमिक अनुमान लगाता हूं। ये मुझे और ज्यादा अच्छा लगा। तो आपने देखा, एक वो भी दिन था जब कुछ वर्ष पहले 26 जून को जनता की आवाज दबोच दी गई थी, और ये भी वक्त है कि जब जनता खुद तय करती है, बीच बचाव तय करती है कि देखे तो सही सरकार ठीक कर रही है कि गलत कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। यही तो लोकतंत्र की ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं एक बात के लिए विशेष आग्रह करना चाहता हूं। एक जमाना था जब टैक्सेस इतने व्यापक हुआ करते थे कि टैक्स में चोरी करना स्वभाव बन गया था। एक जमाना था विदेश की चीजों को लाने के संबंध में कई रिस्ट्रिक्शन थे, तो स्मगलिंग भी उतना ही बढ़ जाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया है। अब करदाता को सरकार की कर व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं हैं। एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि भाई सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नियमों से भाग करके हम अपने सुख चैन गंवा देते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है। हम ऐसा क्यों होने दें? क्यों न हम स्वयं अपनी आय के संबंध में, अपनी संपत्ति के संबंध में सरकार को अपना सही सही ब्यौरा दे दें। एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो उससे मुक्त हो जाइए। इस बोझ से मुक्त होने के लिए मैं देशवासियों को आग्रह करता हूं, जिन लोगों के पास अनडिस्क्लोज इनकम है,
अघोषित आय है, उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है कि आप अपनी अघोषित आय को घोषित कीजिए। सरकार ने 30 सितंबर तक अघोषित आय को घोषित करने के लिए विशेष सुविधा देश के सामने प्रस्तुत की है। जुर्माना दे करके हम अनेक प्रकार के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। मैंने ये भी वादा किया है कि स्वेच्छा से जो अपने मिल्कियत के संबंध में, अघोषित आय के संबंध में सरकार को अपनी जानकारी दे देंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की जांच नहीं करेगी। इतना धन कहाँ से आया, कैसे आया, एक बार भी पूछा नहीं जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छा मौका है कि आप एक पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बन जाइए। साथ साथ मैं देशवासियों को कहना भी चाहता हूं कि 30 सितंबर तक की ये योजना, इसको एक आखिरी मौका मान लीजिए। मैंने बीच में हमारे सांसदों को भी कहा था कि 30 सितंबर के बाद अगर किसी नागरिक को तकलीफ हो, जो सरकारी नियमों से जुड़ना नहीं चाहता है, तो उनकी कोई मदद नहीं हो सकेगी। मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि हम 30 सितंबर के बाद ऐसा कुछ भी न हो जिससे आपको कोई तकलीफ हो। इसलिए भी मैं कहता हूं अच्छा होगा 30 सितंबर के पहले आप इस व्यवस्था का लाभ उठाएं और 30 सितंबर के बाद संभवित तकलीफों से अपने आप को बचा लें। मेरे देशवासियों, ये बात मुझे मन की बात में इसलिए करनी पड़ी कि अभी मैंने हमारे जो रेवेन्यू विभाग, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज, उनके सभी अधिकारियों के साथ मैंने 1-2 दिन का ज्ञान संगम किया, बहुत विचार विमर्श किया और मैंने उनको साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम नागरिकों को चोर न माने, हम नागरिकों पर भरोसा करें, विश्वास करें, हैंड होल्डिंग करें। अगर वे नियमों से जुड़ना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करके प्यार से साथ में ले आएं। एक विश्वास का माहौल पैदा करना आवश्यक है। हमारे आचरण से हमें बदलाव लाना होगा, टैक्स पेयर को विश्वास दिलाना होगा। मैंने बहुत आग्रह से इन बातों को उनसे कहा है और मैं देख रहा था, उनको भी लग रहा है कि आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो हम सबने योगदान देना चाहिए। और इस ज्ञान संगम में जब मैं जानकारियां ले रहा था तो एक जानकारी मैं आपको भी बताना चाहता हूं। आप में से कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि 125 करोड़ के देश में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। ये बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है। 50 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम वाले लोग बड़े बड़े शहरों में लाखों की तादाद में दिखते हैं। 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ के बंगलो देखते ही पता चलता है कि ये कैसे 50 लाख से कम आय के दायरे में हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इस स्थिति को बदलना है और 30 सितंबर के पहले बदलना है। सरकार को कोई कठोर कदम उठाने से पहले जनता जनार्दन को अवसर देना चाहिए और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अघोषित आय को घोषित करने का एक स्वर्णिम अवसर है। दूसरे प्रकार से 30 सितंबर के बाद होने वाले संकटों से मुक्ति का एक मार्ग है। मैं देश की भलाई के लिए, देश के गरीबों के कल्याण के लिए आपको इस काम में आने के लिए आग्रह करता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि 30 सितंबर के बाद आपको कोई तकलीफ हो। मेरे प्यारे देशवासियों, इस देश का सामान्य मानवी देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए अवसर खोजता रहता है। जब मैंने लोगों से कहा रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए, इस देश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी। मैं खास करके जिनके पास अघोषित आय है उनके लिए एक खास उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं कल स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम के निमित्त पुणे जब गया था तो वहां मुझे श्रीमान चंद्रकांत दामोदर कुलकर्णी और उनके परिवारजनों से मिलने का सौभाग्य मिला। मैंने उनको खास मिलने के लिए बुलाया था और कारण क्या है, जिसने कभी भी कर चोरी की होगी उनको मेरी बात
शायद प्रेरणा दे या न दे, लेकिन श्रीमान चंद्रकांत कुलकर्णी की बात तो जरूर प्रेरणा देगी। आप जानते हैं क्या कारण है? ये चंद्रकांत कुलकर्णी जी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति हैं। सरकार में नौकरी करते थे, रिटायर्ड हो गए। 16,000 रुपया उनको पेंशन मिलती है। और मेरे प्यारे देशवासियों, आपको ताज्जुब होगा, और जो कर चोरी करने की आदत रखते हैं उनको तो बड़ा सदमा लगेगा कि ये चंद्रकांत जी कुलकर्णी हैं जिन्हें सिर्फ 16,000 रुपये का पेंशन मिलता है। लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और कहा था कि मैं मेरे 16,000 रुपये के पेंशन में से हर महीने 5,000 रुपया स्वच्छता अभियान के लिए डोनेट करना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे 52 चेक, 52 चेक पोस्ट डेटेड, जो कि हर महीना एक एक चेक की डेट है, चेक भेज दिए हैं। जिस देश का एक सरकारी मुलाजिम निवृत्ति के बाद सिर्फ 16,000 के पेंशन में से 5,000 रुपया स्वच्छता के अभियान के लिए दे देता हो, इस देश में कर चोरी करने का हमें हक नहीं बनता है। चंद्रकांत कुलकर्णी से बड़ा कोई हमारी प्रेरणा का कारण नहीं हो सकता है। और स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए लोगों के लिए भी चंद्रकांत कुलकर्णी से बड़ा उत्तम उदाहरण नहीं हो सकता है। मैं चंद्रकांत जी को रूबरू बुलाया, उनसे मिला, मेरे मन को उनका जीवन छू गया। उस परिवार को मैं बधाई देता हूं। और ऐसे तो अनगिनत लोग होंगे, शायद हो सकता है मेरे पास उनकी जानकारी न हो, लेकिन यही तो लोग हैं, यही तो लोक शक्ति है, यही तो ताकत है। 16,000 के पेंशन वाला व्यक्ति 2,60,000 के चेक एडवांस में मुझे भेज दें, क्या ये छोटी बात है क्या? आओ हम भी अपने मन को थोड़ा टटोलें, हम भी सोचें कि सरकार ने हमारे आय को घोषित करने के लिए अवसर दिया है। हम भी चंद्रकांत जी को याद करते, हम भी जुड़ जाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से संतोष नेगी जी ने फोन करके अपना एक अनुभव शेयर किया है। जल संचय के बाबत में उन्होंने मुझे संदेश दिया है। उनका ये अनुभव देशवासियों आपको भी काम आ सकता है। हमने आपकी प्रेरणा से अपने विद्यालय में वर्षा जल ऋतु शुरू होने से पहले ही 4 फीट के छोटे छोटे 250 गड्ढे खेल के मैदान के किनारे किनारे बना दिए थे, ताकि वर्षा जल उसमें समा सके। इस प्रक्रिया में खेल का मैदान भी खराब नहीं हुआ, बच्चों के डूबने का खतरा भी नहीं हुआ, और करोड़ों लीटर पानी मैदान का हमने वर्षा जल का बचाया है। संतोष जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे ये संदेश दिया, और पौड़ी गढ़वाल पहाड़ी इलाका, और वहां भी आपने काम किया। आप बधाई के पात्र हैं। और मुझे विश्वास है कि देशवासी भी बारिश का तो मजा जरूर लें, लेकिन ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, ये अपरंपार संपत्ति है। एक एक बिंदु जल का बचाने के लिए हम कुछ न कुछ प्रयास करें। गांव का पानी गांव में, शहर का पानी शहर में हम कैसे रोक लें। ये पृथ्वी माता को फिर से एक बार रिचार्ज करने के लिए हम उस पानी को फिर से जमीन में वापस कैसे भेजें। जल है तभी तो कल है, जल ही तो जीवन का आधार है। पूरे देश में एक माहौल तो बना है। पिछले दिनों हर राज्यों में जल संचय के अनेक प्रकल्प किए हैं, लेकिन अब जब जल आया है तो देखिए कहीं चला तो न जाए। जितनी चिंता जीवन को बचाने की है, उतनी ही चिंता जल बचाने की होनी चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आप तो जानते हैं 1922 नंबर अब तो आपके याददाश्त का हिस्सा बन गया है। 1922 1922। ये 1922 ऐसा नंबर है जिस पर अगर आप मिस कॉल करें तो आप मन की बात को अपनी पसंदगी की भाषा में सुन सकते हैं। अपने समय के अनुसार अपनी भाषा में मन की बात सुन करके देश की विकास यात्रा में योगदान देने का आप भी मन बना लें। सभी देशवासियों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।